वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 लेकर। भैया आज का कब पढ़ने वाले हैं? देखो, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। मतलब आज हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बारे में बात करने वाले हैं भैया। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद क्या है, कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जैसे मोबिलिटी हो गया, करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है, और इनकी मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे। और आज जो सबसे मतलब ये बात करेंगे किसकी, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने ओम्स लॉ को ऊपर ऊपर से पढ़ा था, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म पढ़ी थी उसकी। लेकिन आज हम क्या है, उसको एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, किसको? ओम्स लॉ को, है ना। फिर उसके बाद हम क्या है उसके बाद क्या करेंगे, लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे और जो ग्राफ्स भी बनाएंगे हम, है ना। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर सबके लिए, ठीक है भैया, हाँ। और आज भैया क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जेई हो या नीट हो या फिर बोर्ड हो, सब में आए हुए सवाल जो है आज इन टॉपिक्स पर हम करने वाले हैं। तो हेडिंग क्या बनाएंगे भैया? हेडिंग बनाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। यानी रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, आज क्या है इस चीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब देखो, आपने एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था, आर आर इक्वल कितना था, एम अपॉन के एन ई स्क्वायर टाउ टाउ एल वाई ए, यही था। अरे क्या यही पढ़ा था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? एम अपॉन के एन ई स्क्वायर टाउ एल वाई ए। हाँ, यहां पर एम क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या था, नंबर डेंसिटी, ई क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और टाउ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, एल की थी लेंथ, और ए क्या था, एरिया, है ना। अच्छा, तो यहां से अगर मैं एक चीज निकालू तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके लिए? टाउ के लिए। है, ये किसके लिए था? कंडक्टर्स के लिए, है ना। देखो, अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूं तो यहां पर क्या है, जो नंबर डेंसिटी वाला जो था, उस फैक्टर को हम कहते हैं नेग्लिजिबल मान के चलते थे। क्यों? क्योंकि भैया देखो, कंडक्टर्स के पास क्या है, वैसे ही बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं उनको और थोड़े इलेक्ट्रॉन, 2-3 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा? भाई, जिसके पास पहले से 2-3 करोड़ रुपए हो, अगर मैं उसको 2-3 रुपए जाकर दे दूं तो क्या उसकी इनकम पर कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके? किसके? नंबर डेंसिटी थी। तो इसके हम क्या है, इस फैक्टर को हम नेग्लिजिबल मान के चलते थे। अब ये देखो, मास और इलेक्ट्रॉन, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ये तो क्या थे, कांस्टेंट थे। तो हम यहां पर ये मान के चलेंगे कंडक्टर्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? रिलैक्सेशन टाइम पर। और जो रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए? रेजिस्टेंस किसके लिए? रिलैक्सेशन टाइम पर। देखो, अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स में, अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू को घटाऊंगा तो हमारे यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम को कम करता हूं तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अरे भाई देखो, सिंपल सी समझो, मेरे पास चाहे कोई एक कंडक्टर है, मेरे पास क्या है भैया, एक कोई कंडक्टर है, ये है मेरे पास कंडक्टर भैया। अच्छा, और इस कंडक्टर में क्या है, इस कंडक्टर में क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कंडक्टर में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर मोशन कर रही होती हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? थर्मल एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्मल एनर्जी की वजह से। अच्छा, और ये थर्मल एनर्जी कहां से आती है? इनकी सराउंडिंग से, है ना। सराउंडिंग के टेम्परेचर से ये क्या है, थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, तो इसका मतलब काइनेटिक थर्मल एनर्जी, काइनेटिक थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगी। देखो, टेम्परेचर बढ़ने से हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ी, थर्मल एनर्जी बढ़ी, इसकी वजह से काइनेटिक थर्मल एनर्जी में भी इंक्रीज आया। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है, ज्यादा एनर्जी आ गई। हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तेजी से मोशन करेंगे। अब समझो, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तेजी से मोशन करेंगे। हाँ, और जब तेजी से मोशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, देखो, एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं, ऐसे एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं भैया इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर होगा क्या कि ये जो कॉलिजन है, टेम्परेचर बनाने से इनकी काइनेटिक थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन्स है, वो बढ़ जाएगी। मतलब अब ये कॉलिजन तेज होने लगेंगे, और जब ये कॉलिजन तेज होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या है, घटेगा।
रिलैक्सेशन टाइम क्या है, घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ता है। कब, टेम्परेचर बढ़ाने पर। किसी भी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ता है। कब, टेम्परेचर बढ़ाने पर। मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। अरे सिंपल समझो, सिंपल समझो। देखो अगर मान लो मैं तुमसे कहूं तुम्हें जाना है दिल्ली, तुम्हें कहां जाना है, दिल्ली। अगर तुम 40 की स्पीड से चल रहे हो, तुम्हें 40 की स्पीड से चल रहे हो तो तुम्हें दिल्ली तक पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा भैया, बिल्कुल लगेगा। अगर मैं वहीं पर कहूं कि तुम 100 की स्पीड से जा रहे हो, तुम 40 की स्पीड से जा रहे थे, टाइम लग रहा था। अगर लेकिन अब तुमने 40 से स्पीड बढ़ाकर कितनी कर दी अपनी, 40 से स्पीड बढ़ाकर कितनी कर दी, 100 की स्पीड से अब जब जा रहे हो तो तुम्हें टाइम वहां पर कम लगेगा। मतलब तुम्हारा टाइम दिल्ली तक पहुंचने का क्या हुआ, कम हो गया। हाँ, क्यों, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बढ़ गई। तो इसी वजह से क्या है, देखो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच का टाइम जो होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। हाँ, और तो जब दो इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करती है तो उसके बीच का टाइम। अब देखो पहले इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जा रहे थे तो ये देर में कॉलिजन कर रहे थे। अब थर्मल एनर्जी बढ़ी तो इसके अंदर से क्या हुआ, काइनेटिक थर्मल एनर्जी बढ़ गई। मतलब इलेक्ट्रॉन सब तेजी से मोशन करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मोशन करेंगे तो अब ये क्या है, दूसरे एटम से जल्दी टकराएंगे, है जल्दी टकराएंगे। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ गई, और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन बढ़ी तो क्या हुआ, हमारा रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। मतलब इनके कॉलिजन के बीच का टाइम क्या है, कम हो गया। और जब इनके बीच का कॉलिजन का टाइम कम हुआ तो हमारा क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया। मतलब सिंपल समझो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है भैया। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो भैया क्या इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वो है आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। ये होता है हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होने का फॉर्मूला, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, है ना। हाँ, तो अच्छा अब यहां पर आर क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, आर। आर नोट क्या है, आर नोट क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एट एट टी डिग्री सेल्सियस। किसी भी एक टी टाइम पर जो रेजिस्टेंस होगा उसको मैंने क्या बोल दिया, आर नोट। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या होगा, आर नोट क्या है, आर नोट होगा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आर क्या है, आर होगा रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। देखो ये वाला जो आर है, ये वाला आर क्या है, ये होगा रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, और जो आर नोट है वो क्या होगा, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया। और यहां पर जो डेल्टा टी है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, पहले टेम्परेचर कितना था मेरा, 0 डिग्री, फाइनल कितना हुआ टेम्परेचर टी। तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस के इनिशियल टेम्परेचर। हाँ यही होगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखो अल्फा क्या है, यहां पर अल्फा है टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझ में आ गया। देखो आर क्या है यहां पर, टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस। आर नोट क्या है, सॉरी आर है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नोट है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और क्या डेल्टा टी क्या है, चेंजिंग टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, अब बात करें अल्फा की, ये जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये क्या है, कांस्टेंट होता है। ये क्या है, कांस्टेंट है। पर ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड्स करता है किस पर, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल एंड टेम्परेचर, मटेरियल एंड टेम्परेचर पर ये क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है, डिपेंड करती है भैया। अल्फा की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल और टेम्परेचर पर। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होती है ना किसकी, अल्फा की, तो उसको हम क्या है, उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं ना, उसको बिल्कुल अवॉइड करके चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो अल्फा है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, किसके लिए, कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, केवल कैलकुलेशंस के लिए हम क्या मानेंगे कि जो अल्फा है केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, ये क्या है, अल्फा जो है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा, ऐसे मान के चलते हैं हम, किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर बात करें तो टेम्परेचर और अल्फा जो है वो डिपेंड किस पर करता है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो इसको नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, यहां तक कर लिया, ठीक है। अब देखो अब यहां पर होगा क्या, अब यहां पर होगा क्या, अब बड़ा ध्यान से समझेंगे यहां पर भैया, कि अगर मैं इस आर को कितना लिख सकता हूं, आर नॉट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी को कितना लिख सकता हूं, टी माइनस के जीरो, टी माइनस के जीरो। ये क्या है हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा, अगर मैं यहां पर अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर की पावर कितनी है, 1,
टेम्परेचर की पावर कितनी है 1। क्या इसका टेम्परेचर स्क्वायर है यहाँ पर? नहीं है। टेम्परेचर का क्यूब है? नहीं है। टेम्परेचर की पावर कितनी है 1। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन। ये कैसा है? लीनियर वेरिएशन। लीनियर वेरिएशन यानी जो रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ वो कैसा वेरिएशन है? लीनियर वेरिएशन। अगर मैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, अगर मैं रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को खोल के लिखना चाहूं तो इसको देखो, इसको लिख रहा हूं मैं आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी। तो आर इज इक्वल टू इस आर नॉट को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो वो कितना होगा? आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। इस आर नॉट को इधर लेके आओ तो आर माइनस के आर नॉट, आर माइनस के आर नॉट विच इज इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। तो ये क्या हो गया? चेंज इन रेजिस्टेंस। ये क्या होगा? चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितना होगा? वो कितना होगा? आर माइनस के आर नॉट अपॉन के आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, सॉरी अल्फा तो इधर आ गया ना, आर नॉट डेल्टा टी। और ये आर माइनस के आर नॉट क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस। तो ये क्या होगा? डेल्टा आर अपॉन के आर नॉट डेल्टा टी, डेल्टा आर अपॉन के आर नॉट डेल्टा टी। तो हमारा जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है उसको कैसे बोलूंगा? जो अल्फा होता है वो होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट टेम्परेचर। देखो इसको अगर मैं क्या बोलूंगा, ये जो अल्फा होता है, अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टेंस, अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट, पर यूनिट, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां से अल्फा पता चल गया। अल्फा क्या होता है? अल्फा इज चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए। अच्छा, अब देखो अगर बात करूं कि अल्फा जो होता है कंडक्टर्स के लिए क्या वैल्यू होती है अल्फा की, और सेमी कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के लिए क्या वैल्यू होती है अल्फा की। ठीक है, हाँ, तो यहां से सबसे पहले जानेंगे फॉर कंडक्टर्स। अगर मैं कंडक्टर्स की बात करता हूं, कंडक्टर्स की अगर मैं बात करता हूं तो देखो क्या होता था? टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता था, है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। अल्फा की वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर मैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के लिए, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर के लिए अगर मैं बात करूं, सेमी कंडक्टर या फिर इंसुलेटर के लिए अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेरा रेजिस्टेंस क्या होता था? डिक्रीज। तो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या होगी? नेगेटिव। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। क्या बोला कि भैया कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता था तो अल्फा की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता था तो अल्फा की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। अच्छा, अगर एलॉयज की बात करूं जैसे नाइक्रोम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, तो इनके लिए क्या है? इनके लिए जो अल्फा होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किसके लिए? एलॉयज के लिए। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव हो जाती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है? नेगेटिव हो जाती है। अच्छा, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? और देखो ये फॉर्मूला क्या है पता है? ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब मेरा अल्फा क्या हो? कांस्टेंट हो। मेरा अल्फा क्या हो? कांस्टेंट हो, अल्फा कांस्टेंट हो, या फिर अल्फा डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी हो, किससे? 1 से। मेरी अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी हो 1 से। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, ये फॉर्मूला क्या है? तभी वैलिड होगा। अच्छा, अगर मैं रेजिस्टिविटी के लिए बात करूं, रेजिस्टिविटी के लिए बात करूं, पहले इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, कर लिया? ठीक है, अब देखो अगर मैं रेजिस्टिविटी के लिए बात करूं तो फॉर्मूला यही रहेगा, यहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी हो जाएगा। यहां पर रेजिस्टेंस है वहां पर क्या हो जाएगा? रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो देखो अब रेजिस्टिविटी के लिए बात करते हैं ना, हम किसके लिए बात करेंगे भैया? अब बात करेंगे हम रेजिस्टिविटी के लिए। देखो रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या पढ़ा? R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना? हाँ, और देखो रेजिस्टिविटी के लिए क्या होगा? रेजिस्टिविटी के लिए होगा R इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी, बस सिंपल।
कोई फॉर्मूले में चेंज नहीं है, लेकिन एक चेंज है यहाँ पर। एक चेंज क्या है? एक चेंज है हमारा, यहाँ पर जो अल्फा था, यहाँ पर जो अल्फा था वो था टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो क्या था? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और यहां पर जो अल्फा है, यहां पर जो अल्फा है, यहां पर जो अल्फा है वो क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां पर जो अल्फा है वो क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। यहां तक बात समझ आ गई? हाँ। देखो बोलेंगे दोनों को अल्फा ही, बोलेंगे दोनों को अल्फा ही, लेकिन यहां पर ये जो अल्फा है, यहां पर जो रेजिस्टेंस इंक्रीज वाले जो रेजिस्टेंस का वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ, वहां पर अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट है रेजिस्टेंस का। अगर वहीं पर भी अगर मैं रेजिस्टिविटी का वेरिएशन निकालता हूं टेम्परेचर के साथ, तो यहां पर अल्फा क्या होगा? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझ आ गई? हाँ, बस इतना सा चेंज है। अच्छा, इसको नोट कीजिए, फिर बात करते हैं किसके लिए? अब ग्राफ्स के लिए बात करते हैं, ठीक है? रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देखते हैं, है ना, कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का वेरिएशन। अब देखो ग्राफ बात करते हैं, ठीक है? ग्राफ, और ये ग्राफ किसके बीच का है? रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का बीच का ग्राफ। अब देखो पहले मैं क्या कर रहा हूं, ये ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है? इधर क्या ले ली मैंने? रेजिस्टिविटी ले ली, और इधर क्या ले लिया मैंने? टेम्परेचर। और किसमें? केल्विन में। इधर मैंने टेम्परेचर ले लिया केल्विन में। देखो यहाँ पर क्या मान लो 0 केल्विन, यहाँ पर 200 केल्विन, यहाँ पर क्या है? 400 केल्विन, ठीक है? यहाँ पर कितना है? 400 केल्विन। ऊपर क्या है? हमारी रेजिस्टिविटी है। अब देखो अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं और मैं किसके लिए किसका बना रहा हूं? अगर मैं नाइक्रोम का ग्राफ नाइक्रोम वायर का ग्राफ बनाता हूं, नाइक्रोम वायर का ग्राफ किसके लिए? नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं। अगर मैं नाइक्रोम के लिए, नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय है। नाइक्रोम क्या है? एक एलॉय है, एलॉय है। अगर मैं नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। नाइक्रोम का ग्राफ बनाऊं मैं रेजिस्टिविटी, नाइक्रोम के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। और याद रखना यहाँ पर जो अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू वेरी लेस, बहुत ज्यादा कम होती है ना? अल्फा की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा कम होती है। मतलब ये जो वेरिएशन होता है, कैसा वेरिएशन होता है? वीक वेरिएशन होता है, वीक वेरिएशन। मतलब क्या है कि जो नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम वायर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है ना, रेजिस्टिविटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ, वो नाइक्रोम वायर के लिए क्या है? बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? टेम्परेचर बढ़ाने पर नाइक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू होती है नाइक्रोम वायर के लिए, वो क्या है? बहुत ज्यादा कम होती है। वो क्या है? बहुत ज्यादा कम होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट के इक्वल होती है। जैसे हमारे एलॉयज जो होते हैं ना, एलॉयज जो होते हैं, उन एलॉयज के लिए हमारी क्या है? एलॉयज की वैल्यू, जो अल्फा की वैल्यू है एलॉयज के लिए, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। जैसे हमारा मैग्नीन हो गया, मैग्नीन, कांस्टेंटन हो गया, ये क्या है? एलॉयज है। जैसे हमारा नाइक्रोम हो गया, तो इनके लिए अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टिविटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सिंपल समझो, टेम्परेचर बढ़ाने से नाइक्रोम वायर है या फिर एलॉयज की रेजिस्टेंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो वायर है वो हीट हो जाते हैं, हाँ, तो ये जो नाइक्रोम वायर है ना, जो एलॉयज की वायर, मतलब नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कांस्टेंटन हो गया, इनके वायर जो है टेम्परेचर बढ़ाने से इतने ज्यादा हीट नहीं होते, ठीक है? इतने ज्यादा हीट नहीं होते। समझ में आ गया यहां तक? अच्छा, अब देखो दूसरा बात करते हैं, दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम कंडक्टर्स के लिए। दूसरा ग्राफ किसके लिए बनाते हैं? कंडक्टर्स के लिए। ये तो हमने किसके लिए जाना था? एलॉयज के लिए। अच्छा, अब देखो कंडक्टर्स के लिए क्या होता था? कंडक्टर्स के लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो भैया मेरी जो रेजिस्टिविटी थी वो बढ़ती थी। अरे टेम्परेचर बढ़ाने का रेजिस्टेंस बढ़ता था, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ती थी, हाँ। तो अगर मैं यहां पर ग्राफ देखूं, तो यहां पर अगर मैं ग्राफ देखूं किसका? रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। मान लो कॉपर का वायर है मेरे पास, कॉपर का वायर है ना? कॉपर के लिए मैं क्या हूं? कॉपर के लिए मैं क्या देख रहा हूं? कॉपर के लिए मैं रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ देख रहा हूं। मान लो यहाँ पर 0 डिग्री केल्विन है, यहाँ पर 0 केल्विन है, यहाँ पर 200 केल्विन, मान लो यहाँ पर 400 केल्विन, यहाँ पर क्या है? 400 केल्विन। तो ये जो ग्राफ आएगा ना, ये जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? कुछ ऐसा कर्व्ड ग्राफ आएगा। यहाँ पर क्या है? ग्राफ जो आएगा वो कर्व ग्राफ आएगा। यहाँ पर स्ट्रेट ग्राफ नहीं बनेगा। इसका क्या है? स्ट्रेट ग्राफ नहीं बनेगा। याद रखना, कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है।
यहां तक समझ आ गई। और देखो ये नीट में ये जो है नीट में पूछा गया है भैया, ये ग्राफ जो है नीट में भी आया है और देखो बोर्ड्स में भी आया हुआ है। ये क्या है, बोर्ड्स और नीट दोनों में ग्राफ आया हुआ है। आपसे क्या बोला था, आपसे बोला था कि कॉपर वायर के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए। रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का बीच का ग्राफ बनाइए, किसके लिए, कॉपर वायर के लिए। क्वेश्चन में क्या बोला था कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाइए, किसके लिए, कॉपर के लिए। ये तो आया था बोर्ड में। और आपको नीट में क्या दिया था, नीट में ऑप्शन दिए हुए थे और आपसे ये पूछा था कि कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का कौन सा ग्राफ सही है ना। उसने 2-3 ऑप्शन दिए थे और वहां पर ये बोला था कि रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कौन सा सही होगा कॉपर के लिए। तो कौन सा होगा, ये कैसा होता है, ये कर्व ग्राफ होता है, कर्व। ठीक है, ये क्या है, कर्व ग्राफ होता है। अच्छा, और देखो अगर मैं सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर के लिए बात करूं, अगर मैं सेमीकंडक्टर और एंड इंसुलेटर के लिए अगर मैं बात करूं, तो यहां पर होता क्या है, मैं सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए ग्राफ बनाता हूं जिसका रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि हमने क्या पढ़ी है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है भैया, कम होती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, इसका ग्राफ बनेगा कैसे, ऐसे। क्यों, क्योंकि देखो अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती थी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए, लेकिन अगर वहीं पर बात करूं अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती थी किसके लिए, कंडक्टर के लिए है। और देखो यहां पर अल्फा की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, अल्फा की वैल्यू जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, किसके लिए, एलॉयज के लिए। तो क्या जाना हमने ग्राफ जाना रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का, किसके लिए, एलॉयज के लिए जाना। फिर हमने कंडक्टर्स के लिए जाना, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए जाना। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने से एलॉयज की रेजिस्टिविटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो अल्फा जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, किसके लिए, एलॉयज के लिए। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, किसकी, कंडक्टर्स की। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है, किसकी, सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर की। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर नेगेटिव होगी। अल्फा की वैल्यू यहां पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसको नोट कीजिए, फिर इस पर क्या है, सवाल करते हैं। इसको नोट कीजिए भैया पहले, आइए और सवाल करते हैं। सवाल क्या कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस is 100 ohm. At what temperature its resistance will be 117 ohm if alpha is 1.7 10 to the power -4 per degree Celsius। देखो क्या बोला है, सवाल को पढ़िए पहले और खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या कहता है भाई साहब कि जो रेजिस्टेंस है हमारा कितना, 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी जो अगर हमारा रेजिस्टेंस है उसको बोलते हो आर नोट कितना है हमारा, 100 ओम। और यहां पर जो टेम्परेचर है एट टी इक्वल टू कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। ये क्या इनिशियल टेम्परेचर मान लो, इसको क्या मान लो, इनिशियल टेम्परेचर मान लो। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 117 ओम। अगर मान लो कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाए, 117 ओम हो जाए, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि इसका जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था तो इसका रेजिस्टेंस था 100 ओम। किसी भी हीटिंग एलिमेंट का जो हमारा 27 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो उसका रेजिस्टेंस कितना था, 100 ओम। अब बोल रहा है कि उसका रेजिस्टेंस जो है, अब उसका रेजिस्टेंस 117 ओम हो गया, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, मान लेते हैं वो टेम्परेचर कितना है, टी है। हाँ, अब देखो इसकी जो हमें अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4। हमने एक रिलेशन पढ़ा है, वो क्या है, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही होता है अल्फा डेल्टा टी। हाँ भैया बिल्कुल। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है भैया। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, आर नॉट 1 प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी को कितना लिख सकता हूं, टी माइनस के 27 लिख सकता हूं, फाइनल टेम्परेचर माइनस के इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा भैया, अब देखो, अब यहां से अगर मैं आर माइनस के आर नॉट अपॉन के आर नॉट अल्फा टी माइनस के 27 लिख सकता हूं, उसको टी माइनस के 27 लिख सकता हूं, बोलो। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, तो अब देखो आर कितना है हमारा, रेजिस्टेंस है 117 ओम, 117 माइनस के आर नॉट कितना है, 100, आर नॉट कितना है, 100। अब देखो फिर आर नॉट कितना है, 100 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है,
अल्फा की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 विच इज इक्वल टू t माइनस के 27, t माइनस के 27। देखो क्या हुआ कि फॉर्मूले को हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या है वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो अब 117 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो कितना आएगा 107, सॉरी यहाँ पर कितना बचेगा 17। और देखो 100 है, 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं, 100 को मैं 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूं, तो ये कितना होगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -2। अरे ये 10 टू द पावर -4 और ये कितना है 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 तो -4 प्लस 2 कितना होगा -2, और ये किसके इक्वल है t माइनस के 27, t माइनस के 27। तो कितना होगा देखो, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं तो ऊपर क्या आएगा 10, ऊपर क्या आएगा 10 और 17 से 17 कैंसिल, और ये 10 टू द पावर -2 को ऊपर लेकर जाऊंगा तो कितना होगा 10 टू द पावर 3, कितना होगा 10 टू द पावर 3 विच इज इक्वल टू t माइनस के 27। इसको कितना लिखूंगा 1000 विच इज इक्वल टू t माइनस की 27। तो यहां से जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा 100,000 प्लस की 27, 1000 प्लस की 27। तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा कितने रेजिस्टेंस पर 117 पर, वो कितना आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, वो कितना आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर होगा। जो हमारा 170 ओम रेजिस्टेंस पर कितना टेम्परेचर होगा हमारा 1027 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा 1027 डिग्री सेल्सियस। इसको नोट कीजिए, नोट करेंगे इसको पहले एक बार, फिर इसके ऊपर एक आईआईटी का सवाल करते हैं बढ़िया सा, नोट करिए इसको। तो आइए अगला सवाल करते हैं, और सवाल क्या है कि द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वायर इज इतना, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना दे रखा है मैं, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा कितना दे रखा है मैं, अल्फा दे रखा है 0.0012, यहां पर ये कितना आएगा 2.5 आएगा, ये कितना आएगा 2.5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, कितना आएगा 0.001.212.5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। अच्छा, अब हमसे ये बोला है कि एक 300 केल्विन रेजिस्टेंस कितना था 1 ओम, यानी अगर मैं 300 केल्विन है, अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा 300 माइनस की 273 इज इक्वल टू कितना होगा 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब एट t इज इक्वल टू 27 डिग्री पर 27 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो रेजिस्टेंस है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना है 1 ओम का है, 1 ओम का है भैया। एट व्हाट टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल बी 2 ओम। तो हमें यहां पर क्या है एक टेम्परेचर निकालना है जिस पर कि हमारा रेजिस्टेंस कितना हो 2 ओम का हो जाए, हमारा रेजिस्टेंस क्या है 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाए। अच्छा, अगर मैं बात करूं T25 पर, यानी T27 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर, सॉरी जो R था 27 डिग्री सेल्सियस पर वो कितना था R नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना था यहाँ पर 27 अल्फा इंटू 27, और वो किसके इक्वल था, ये मैं कितना रेजिस्टेंस दिया था R27 कितना था मैं 1 ओम का, कितना था 1 ओम का। अच्छा, जो हमारा टेम्परेचर कितना था T, तो R नोट 1 प्लस के अल्फा डेल्टा टी कितना था T, ठीक है, तो ये किसके इक्वल था, ये था 2 ओम के इक्वल, ये किसके इक्वल था 2 ओम के इक्वल। अगर मैं इक्वेशन 1 मान दूं इसको इक्वेशन 2 मान दूं, इसको इक्वेशन 1 मान लूं, इसको मान लूं 2, तो अगर मैं जब 2 को डिवाइड करूंगा 1 से, जब मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1 से, तो यहां से होगा क्या कि R नोट 1 प्लस अल्फा टी अपॉन के R नोट 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 27 अल्फा 1 प्लस 27 अल्फा, ये किसके इक्वल होगा 2 अपॉन के 1 के, 2 अपॉन 1 के इक्वल। अब देखो यहां से R नोट कैंसिल होगा, R नोट कैंसिल होगा, तो यहां से 1 प्लस अल्फा टी जो है अपॉन 1 प्लस 27 अल्फा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 2 अपॉन 1 के, वो किसके इक्वल होगा 2 अपॉन 1 के। यानी यहां से जो 1 प्लस अल्फा टी है, 1 प्लस अल्फा टी है वो किसके इक्वल होगा 2 प्लस के 54 अल्फा, 2 प्लस के 54 अल्फा। यहां तक नोट कीजिए पहले इसको, यहां तक नोट करेंगे इसको, पहले मैं इसको रफ कर दूं, फिर रफ कर दूं। अच्छा, इसको इस गिवन को रफ कर देता हूं मैं, ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, अब समझो भैया, अब समझेंगे। देखो जो हमारा 1 प्लस अल्फा है, 1 प्लस अल्फा टी कितना है हमारा 2 प्लस के 54 अल्फा, 2 प्लस के 54 अल्फा। अगर मैं यहां से टी निकालता हूं तो वो कितना आएगा 1 प्लस के 54 अल्फा अपॉन के अल्फा। अरे
ये 2 था भैया, यहाँ पर बन हो गया, क्योंकि अब देखो ये t है, अगर मैं अल्फा को नीचे डिवाइड में चला जाएगा और ये बन का इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा 2 माइनस की 1, क्योंकि बन जाकर इधर नेगेटिव में होगा, अल्फा यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में होगा। अच्छा, तो यहाँ पर 1 प्लस 54 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.0012.5 अपॉन के 0.0012.5, ठीक है। हाँ, और जब इस कैलकुलेशन को जब तुम सॉल्व करोगे, जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 845 डिग्री सेल्सियस, 845 डिग्री सेल्सियस। देखो क्या था, हमने पहले 27 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको हमने लिखा, उसको इक्वेशन 1 नाम दिया। जो हमारा टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस था उसको हमने लिखा, इक्वेशन 2 नाम दिया। इक्वेशन 2 को डिवाइड किया 1 से, तो यहाँ पर हमने इसको इक्वेट करने के बाद हमने क्या है, यहाँ पर टी निकाली और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करके हमारा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 845 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 845 डिग्री सेल्सियस। तो इसको नोट करेंगे भैया, नोट करिए इसको। अब क्या है, कुछ टर्म्स के ऊपर बात कर लेते हैं, है ना, कुछ टर्म के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे पहली टर्म आती है हमारी कंडक्टेंस, क्या आती है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जिसको कि हम जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं भैया। कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं भैया, आर से, कैपिटल आर से। तो कंडक्टेंस जी इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन के आर। ये कितना होगा, 1 अपॉन के आर, ठीक है। कंडक्टेंस क्या है, सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं भैया, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स होंगी ओम इनवर्स। क्या होंगी, ओम इनवर्स, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं, MHO मोह, या फिर साइमन, ये क्या है, इसकी SI यूनिट्स है। ये क्या है, इसकी SI यूनिट्स है। अब दूसरी टर्म आती है हमारी भैया, दूसरी टर्म आती है कंडक्टिविटी। कौन सी टर्म आती है, कंडक्टिविटी। अब हमारी ये कंडक्टिविटी क्या होती है भैया, कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। कंडक्टिविटी को किससे डिनोट किया जाता है भैया, सिग्मा से। देखो कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की। ये क्या होती है, इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन के रो। अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो वो क्या होगी, 1 अपॉन के ओम इंटू मीटर, 1 अपॉन के ओम इंटू मीटर। और 1 अपॉन ओम को मैं क्या बोलता हूं, मोह। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं, मोह इंटू मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। देखो कंडक्टिविटी क्या है, यूनिट होगी 1 अपॉन ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या फिर मोह मीटर इनवर्स। क्या होगी, मोह इंटू मीटर इनवर्स। अच्छा, अब देखो यहां से जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है, अब आती है यहां से मोबिलिटी। यहां से जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है अगली, वो क्या आती है, मोबिलिटी। अच्छा भैया, मोबिलिटी जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, ये होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। जैसे कि मान लो भैया मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब मैं इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। अब मान लो कि मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूं, मैं क्या करूं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करूं, ठीक है। हाँ, अब मैं 2 इलेक्ट्रॉनों को कंसीडर करूं तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या ड्रिफ्ट होंगे, ये दोनों क्या है, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बराबर लगेगी। लेकिन अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन तेजी से ड्रिफ्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से ड्रिफ्ट करेगा। जैसे मैं कहूं भाई साहब कोई 100 मीटर की रेस हो रही है, और 100 मीटर की रेस में मैंने एक सोनटू को ले लिया, एक बबलू को ले लिया। मैंने क्या किया, एक सोनटू को ले लिया और एक बबलू को ले लिया। अब भैया बबलू बेचारा कैसा है,
बबलू बेचारा सीधा साधा बंदा है, तो बबलू बेचारा आया खाया पिया और लेट गया। तो बबलू तो बेचारा धीरे धीरे चलेगा, ऐसे टुकड़ टुकड़ टुकड़ा ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, अब भाई साहब हमारा शक्तिमान तो ऐसे घूम जाएगा, भाई साहब शक्तिमान घूम जाएगा, शक्तिमान उसे बोलते हुए हेल्प कर देगा, शक्तिमान जो है बोल्ट को भी हेल्प कर देगा। तो 100 मीटर की रेस को देखो, दोनों के लिए रेस बराबर है, लेकिन उसी काम को जो हमारा सोनटू है, सोनटू जो है वो उसको धीरे धीरे कर रहा है, उसी रेस को धीरे धीरे कंप्लीट करेगा, लेकिन हमारा शक्तिमान जो तेजी से भाग के चला जाएगा, शक्तिमान तेजी से भाग कर चला जाएगा। ऐसे यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तेजी से ड्रिफ्ट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं मोबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। अब जैसे देखो, अगर मैं ऐसी मोबिलिटी लिखना चाहूं तो वो कितनी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? ई ई टाउ वाई एम, ई टाउ वाई एम और इनटू ई, तो ये कितना होगा? ई टाउ वाई एम। मोबिलिटी कितनी होगी ऐसे? ई टाउ वाई एम। मतलब जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर किसके? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ पर। तो मोबिलिटी जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर जिसका चार्ज ज्यादा होगा, जिस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा, मतलब वो तेजी से मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है? तेजी से मूव करेगा। लेकिन वहीं पर अब इस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी किस पर भी डिपेंड करती है? मास पर। तो जिसका मास ज्यादा उसकी मोबिलिटी कम। मतलब अब देखो बेचारा हमारा सोनटू जो था, सोनटू का मास ज्यादा था, बेचारा पूरा दिन खाया पिया शक्तिमान देख रहा है ना। शक्तिमान क्या है? शक्तिमान बेचारा घूम रहा है पूरे, है ना, पूरे यूनिवर्स में घूम के आ रहा है भैया, तो उसका मास तो कम होगा। लेकिन सोनटू बेचारा क्या कर रहा है? आया खाया पिया टीवी पे बैठा भैया, डोरेमोन चल रहा है, तो उसका पेट तो निकलेगा ना भाई, बैटरी जिसको बोलते हैं। हाँ, तो जिसका मास कम होगा, अब देखो सोनटू इस रेस को क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि सोनटू का मास ज्यादा था, शक्तिमान का मास कम था, तो जिसका मास कम होगा उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, सॉरी उसकी मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और जिसका चार्ज ज्यादा उसकी मोबिलिटी ज्यादा। क्या बोला? जिसका चार्ज ज्यादा उसकी मोबिलिटी ज्यादा, और जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी ज्यादा। बात ज्यादा समझाई मोबिलिटी की। हाँ चलो, अगर कहो तो इस पे एक सवाल कर ले, है सवाल कर लेते हैं इस पे, है ना। चलो तो सवाल करते हैं, और ये देखो सवाल जो है नीट में पूछा गया है भैया। सवाल क्या कहता है कि अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड, इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। जब भी हम किसी भी कोई एक चार्ज पार्टिकल है, जब हम उसको 3 इंटू 10 टू द पावर -10 इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब उसको फेंकते हैं तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? देखो कोई एक कंडक्टर है, कोई एक कंडक्टर है, उस पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं इतना, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? इतनी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? उसकी मोबिलिटी कितनी होगी, उस इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितनी होगी? ठीक है। हाँ, तो मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? 7.5 इंटू 10 टू द पावर -4, यही है। हाँ भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -10, 3 इंटू 10 टू द पावर -10। देखो यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, सॉरी नीचे 10 आएगा, नीचे कितना आएगा? 10। तो ये कितना होगा? अब 3 से 75 को काटो, 3 से 75 कितना बार कटेगा? 2। कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो कितना आएगा? 25 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन की 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9। हाँ भैया, तो म्यू कितना होगा? ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर 9 ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 टू द पावर +6, 10 टू द पावर +6। तो ऐसे म्यू कितना आएगा? सॉरी ये कितना होगा? 10 टू द पावर +5, 10 टू द पावर कितना होगा? +5। अब यहां पर पॉइंट लगाऊंगा मैं, तो कितना होगा? 10 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6, कितना आएगा? 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। ये क्या आएगी? इसकी मोबिलिटी आएगी, और किसमें आएगी? मीटर स्क्वायर पर वॉल्यूम इंटू सेकंड, मीटर स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम इंटू सेकंड। ये क्या आएगी? इसकी ड्रिफ्ट सॉरी इसकी मोबिलिटी आएगी। ये क्या है? इसकी मोबिलिटी आएगी। अच्छा इसको नोट कीजिए। फिर इसके बारे में बात करते हैं, करंट डेंसिटी के बारे में। अगला क्या है? करंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए भैया। तो अब बात करते हैं करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होती है? तो हेडिंग बनाएंगे करंट डेंसिटी। हेडिंग क्या बनाएंगे? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है भैया? एक वेक्टर क्वांटिटी है करंट डेंसिटी। अच्छा, तो करंट डेंसिटी होता क्या है? करंट डेंसिटी होता क्या है? करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको क्या बोलेंगे? करंट डेंसिटी। तो जे इक्वल टू कितना होगा? आई बाई ए। जे इक्वल टू कितना होगा? आई बाई ए। लेकिन यहां पर जो एरिया होगा, यहां पर ये एरिया होगा कैसा? परपेंडिकुलर एरिया।
है ना। अगर मान लो मेरा इलेक्ट्रिक करंट कैसे है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, तो जो एरिया होगा वो इस करंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये होगा इसका एरिया। ये क्या है, एरिया। एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू दी करंट। एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू दी करंट। अच्छा, अगर लेकिन मैं कहूं कि अब के इस बार जो है एरिया है वो परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे मान लो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरा करंट क्या है, मेरा इस डायरेक्शन में है, तो इस बार एरिया क्या है, करंट के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब कुछ एंगल पर रखा हुआ है, ये रहा मेरा, ठीक है। हाँ, तो अब क्या है, ये देखो, ये जो मेरा है ये कुछ थीटा एंगल पर रखा हुआ है, ये एरिया क्या है, थीटा एंगल पर रखा हुआ है। तो देखो अब मैं इसके दो कंपोनेंट करूंगा, इसके मैं क्या करूंगा, दो कंपोनेंट करूंगा, एक आएगा ए कॉस थीटा, इधर कौन सा आएगा, ए कॉस थीटा, और एक आएगा ए साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर क्या करंट वाला कंपोनेंट लूंगा, जिस डायरेक्शन में मेरा करंट है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा। तो यहाँ से जे कितना होगा, जे होगा आई वाई ए कॉस थीटा, जे कितना होगा, आई वाई ए कॉस थीटा, जे कितना होगा, आई वाई ए कॉस थीटा। तो आई इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। हाँ भैया, तो आई इक्वल टू कितना होगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, अब देखो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो यहां से करंट क्या है, स्केलर। ये प्रूव हो गया करंट क्या है, स्केलर, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या होता है भैया, स्केलर। और हमने पढ़ा है कि करंट की डायरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ आया। हाँ, क्या हुआ था भैया, देखो पहले हमारा एरिया था जो 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ था, लेकिन अब के हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट है वो हमारा करंट ऐसे है, करंट हमारा ऐसे है, लेकिन अब के जो एरिया है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है भैया। एरिया क्या है, कुछ ऐसे थीटा एंगल पर रखा हुआ। यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, अब देखो, अब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन होगी किधर, अलोंग दी पॉजिटिव, अलोंग दी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, इसकी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होगी। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट की बात करूं कितनी होगी, एम्पियर अपॉन के मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन के मीटर स्क्वायर। देखो क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब देखो जे इक्वल टू होता है आई बाई ए, जे इक्वल टू कितना होता है, आई बाई ए। और देखो आई इक्वल टू कितना होता है, आई इक्वल टू होता है एन ई ए बी डी, ये हमने पढ़ा है। हाँ भैया, और जे इक्वल टू होता है आई बाई ए, तो आई कितना है, एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी डिवाइडेड बाई ए। तो यहां से जो जे आएगा, जे जो आएगा वो कितना आएगा, एन ई बी डी। जे कितना आएगा, यहां से जे आएगा एन ई बी डी, जे कितना आएगा, एन ई बी डी। अच्छा, अगर मैं एन ई जे इक्वल टू कितना होगा, एन ई बी डी, बी डी कितना होता है, ई ई टाउ वाई एम, ई ई टाउ वाई एम। तो यहां से जे होगा एन ई स्क्वायर ई टाउ वाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ वाई एम। ठीक है, अच्छा, और यहां याद करो अगर मैं इसको और ढंग से लिखना चाहूं तो जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ई वाई एम। ये देखो, ये आपने पढ़ा था कि ये इनवर्स ऑफ किसके लिखा है, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल है। यानी रेजिस्टिविटी क्या होती थी, एम अपॉन के एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये क्या होगा, वन अपॉन रेजिस्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ वाई एम। हाँ, और वन अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होता है, सिग्मा। तो यहां से सिग्मा कितना होगा, एन ई स्क्वायर टाउ वाई एम। और सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी, सिग्मा क्या था, कंडक्टिविटी था। हाँ भैया, तो जे इक्वल टू कितना होगा, यहां से जे इक्वल टू होगा सिग्मा ई, जे इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा ई। और यहां पर देखो ये है वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो जे वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा ई वेक्टर। इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। भैया यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया तो दोबारा समझो। देखो हमारे पास जो करंट डेंसिटी होती थी वो कितनी होती थी, आई बाई ए, आई बाई ए, आई इक्वल टू कितना होता है, एन ई बी डी। तो जे इक्वल टू आई बाई ए, आई की वैल्यू रखी एन ई बी डी, तो जे कितना आया, एन ई बी डी, जे कितना है, एन ई बी डी, बी डी की हमने वैल्यू रख दी, वो कितनी होती थी, ई ई टाउ बाई एम। हाँ, तो जे इक्वल टू कितना होगा, एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम, एन ई स्क्वायर टाउ ई बाई एम। ठीक है, यहां तक समझ आया। और देखो एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम क्या होता था हमारा,
सिग्मा के इक्वल होता है, क्योंकि ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी का था सिग्मा, तो जे इक्वल टू कितना आ गया सिग्मा ई। अब आपसे पूछ सकता है यहाँ पर कि करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और सॉरी करंट डेंसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन क्या है, जे इक्वल टू सिग्मा ई। और यही है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। अच्छा ये क्या है, ये स्केलर फॉर्म होती है किसकी, ओम्स लॉ की। ये क्या है, स्केलर फॉर्म होती है ओम्स लॉ की। अगर मैं सॉरी ये है वेक्टर फॉर्म, ये क्या है वेक्टर फॉर्म। अगर मैं स्केलर फॉर्म लिखना चाहूं तो v इक्वल टू आई आर, v इक्वल टू कितना होता था आई आर। और ये क्या होता था भैया, ये होती थी हमारी स्केलर फॉर्म, ये होती थी स्केलर फॉर्म। यहां तक सबको समझ आया। देखो स्केलर फॉर्म पूछे तुमसे ओम्स लॉ की तो वो क्या है, v इक्वल टू आई आर। अगर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्म तुमसे पूछे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म या फिर वेक्टर फॉर्म आपसे पूछे तो वो कितनी होगी, j इक्वल टू सिग्मा ई। वो कितनी होगी, j इक्वल टू सिग्मा ई। यहां तक नोट कीजिए भैया, इसको नोट करेंगे, इसको कर लिया, ठीक है। अब इस पे क्या है, एक सवाल करते हैं, नीट में पूछा गया था सवाल भैया, और वो सवाल क्या था जरा देखेंगे ध्यान से। अच्छा चलो तो फिर इसके ऊपर एक करते हैं बढ़िया सा सवाल। सवाल क्या था कि भैया तुम्हारे पास एक कंडक्टर था, एक कंडक्टर था कुछ इस प्रकार का, कोई एक कंडक्टर था, इस प्रकार का कंडक्टर था भैया, और इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया था। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा था, कांस्टेंट था। इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा था, हाँ आई करंट फ्लो हो रहा था। मान लो कि इसका जो एरिया 1 है यहाँ पर, और ये है एरिया 2, एरिया 1 है और ये है एरिया 2। तो आपसे पूछा गया था कि कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है कांस्टेंट होंगी। पहला आपको दिया था करंट, पहला आपको दिया था करंट, दूसरा आपको दिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तीसरा आपको दिया था, तीसरा आपको दिया था करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और चौथा आपको दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथा आपको क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी क्वांटिटीज जो है वो कांस्टेंट होंगी, कौन कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट होंगी। अच्छा अब एक चीज देखो, यहां से ये कोई एक एरिया है, इसमें से जितना करंट फ्लो होगा उतना ही, जितना करंट इसमें से पास होगा उतना ही करंट यहां पर निकलेगा। अरे मेरी बात सुनो, इस कंडक्टर में जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या होगा, बाहर जाएगा। जितना इस करंट कंडक्टर में इतना करंट यहां से घुसेगा उतना ही यहां से बाहर निकलेगा। हाँ भैया, तो यहाँ पर करंट क्या है, करंट तो कांस्टेंट रहने वाला है, करंट तो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है। करंट यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पर जो हमारी जो करंट डेंसिटी होती थी, करंट डेंसिटी जो होती थी वो कितनी होती थी, J इक्वल टू आई वाई ए, J इक्वल टू आई वाई ए। तो यहाँ पर करंट क्या है, कांस्टेंट है, करंट तो हमारा कांस्टेंट है। तो भैया जो करंट डेंसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एरिया के। आई अब देखो यहाँ पर करंट, देखो करंट डेंसिटी होती है वो करंट पर और एरिया पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर एरिया तो कांस्टेंट है, तो करंट डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, केवल और केवल एरिया पर। हाँ तो यहाँ पर एरिया देखो, एरिया 2 ज्यादा है किससे, एरिया 1 से। हाँ तो करंट डेंसिटी 1 पर ज्यादा होगी किससे, 2 से। मान लो कि ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो इस 1 पॉइंट की करंट डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, 2 पॉइंट से। अच्छा भैया अब देखो आपने एक रिलेशन और पढ़ा है, J इक्वल टू सिग्मा ई। जे देखो यहाँ पर इसका मतलब करंट डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी नहीं, करंट डेंसिटी कांस्टेंट होगी नहीं। आपने पढ़ा है जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, सिग्मा क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ से जो जे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ई की, मतलब जे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी, और जे घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगी। मतलब जे अगर 1 पॉइंट पर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 1 पॉइंट पर ज्यादा होगी, तो E1 ज्यादा होगी किससे, E2 से, E1 ज्यादा होगी E2 से। यहाँ पर देखो ये भी वेरी कर रहा है, ये भी क्या है यहाँ पर वेरी कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होगी। अब बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो आपने एक रिलेशन पढ़ा है, I इक्वल टू एन ई ए बी डी, I इक्वल टू एन ई ए बी डी, यही पढ़ा है। अच्छा करंट है कांस्टेंट, करंट है तुम्हारा कांस्टेंट, और ए बी डी यानी एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। अच्छा भैया अगर एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीडी, ऐसा बोल सकते हो। अगर एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। मतलब एरिया 2 जो है वो ज्यादा है एरिया 1 से, एरिया 1 से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.1 पर ज्यादा होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.1 पर ज्यादा होगी किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 8.2।
8.2 से। तो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंट नहीं होगी। तो यहां पर इस कंडक्टर में क्या कांस्टेंट रहेगा, इस कंडक्टर में क्या कांस्टेंट रहेगा, केवल और केवल करंट। इस कंडक्टर में क्या कांस्टेंट रहेगा, केवल करंट। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आपने कांस्टेंट रखा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज नहीं किया है। तो यहां पर केवल और केवल करंट ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर कांस्टेंट नहीं रहेंगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, पहले नोट करेंगे इसको। अब देखो, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। आपने पढ़ा था कि जब ओम्स लॉ का हम ग्राफ बनाते हैं, बी और आई के बीच का ग्राफ, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। लेकिन वो हर टाइप के कंडक्टर के लिए नहीं होगा, वो केवल और केवल ओहमिक कंडक्टर के लिए होगा। जो ओम्स लॉ होता है वो केवल और केवल किसके लिए वैलिड होता है, ओहमिक कंडक्टर के लिए। लेकिन अगर वहीं पर भी मैं बात करूं, वहीं पर अगर मैं बात करूं नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए, नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए बीआई ग्राफ का, तो बीआई ग्राफ क्या होगा, देखो जो ओहमिक कंडक्टर होते थे उनके लिए तो स्ट्रेट लाइन आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। लेकिन जो नॉन ओहमिक कंडक्टर है उनके लिए ग्राफ क्या करेगा, अपने पाथ से डेविएट कर जाएगा, अपने पाथ से क्या करेगा, डेविएट करेगा। यानी यहां पर क्या होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, यहां पर क्या आएगा, नॉट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्यों, क्योंकि ओम्स लॉ जो होता है वैलिड फॉर, ओम्स लॉ जो होता है वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड होता है भैया, ये किसके लिए वैलिड होता है, ओहमिक कंडक्टर। किसके लिए वैलिड होता है, ओहमिक कंडक्टर्स के लिए ये केवल वैलिड होता है। ये नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि ये जो नॉन ओहमिक कंडक्टर जो होती हैं ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जो नॉन ओहमिक कंडक्टर जो होती है वो क्या करते हैं, डोंट ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, जो नॉन ओहमिक कंडक्टर जो होते हैं वो ओम्स लॉ को क्या है, ओबे नहीं करते। अच्छा, अब वहीं पर अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर दूसरा ग्राफ क्या है, ये तो पहली लिमिटेशन हो गई कि ये केवल क्या है, ओहमिक, मतलब ये जो ग्राफ ओम्स लॉ जो होता है वो केवल किसके लिए होता है, ओहमिक कंडक्टर के लिए होता है, नॉन ओहमिक कंडक्टर के लिए नहीं होता। दूसरा ग्राफ क्या है कि अगर मैं यहां पर आईवी ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहां पर आईवी ग्राफ बनाऊं, तो ये देखो, ये हमारा कुछ ऐसे बन के आता है। मतलब देखो यहां पर क्या बन के आता है भैया, ये यहां पर जो करंट है वो पॉजिटिव है और यहां पर वोल्टेज भी क्या है, पॉजिटिव है। ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहां पर आई भी क्या है, आई भी नेगेटिव होगा और वोल्टेज भी नेगेटिव होगी, वोल्टेज भी नेगेटिव होगी। मतलब अगर यहां पर अगर मैं पॉजिटिव में देखूं तो यहां पर ग्राफ कुछ और है, नेगेटिव में ग्राफ कुछ और है। यहां पर ग्राफ कांस्टेंट नहीं है भैया। अगर देखो, अगर ग्राफ कांस्टेंट होता तो ये कुछ कैसे होता, ये ग्राफ ऐसे बनता यहां पर, लेकिन ये ग्राफ कांस्टेंट ही नहीं है। यहां पर क्या है, ये ग्राफ कांस्टेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट चेंजेस विद साइन ऑफ वोल्टेज, साइन ऑफ वोल्टेज, यानी वोल्टेज के साइन के साथ क्या है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। मतलब देखो ये कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर ग्राफ कांस्टेंट नहीं आ रहा था। ग्राफ कांस्टेंट नहीं है तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। अच्छा, इसको नोट कीजिए भैया, इसको नोट कीजिए पहले। तीसरा क्या है, तीसरा है अगर मैं गैलियम और गैलियम आर्सेनाइड डायोड, क्या है, गैलियम आर्सेनाइड डायोड, ये क्या है, हम यहां पर सेमीकंडक्टर में भी इस ग्राफ को पढ़ेंगे। अगर मैं इसके लिए ग्राफ बनाऊं, तो इसके लिए ग्राफ बनाऊं तो ये कैसा होता है भैया, ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अरे ये क्या बन गया, अरे है क्या बन गया भाई साहब, मूर्छित, ये क्या हुआ मूर्छित, ये देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये ग्राफ क्या है, कुछ ऐसा बनता है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो ये है मेरा करंट और यहां पर है वोल्टेज। तो करंट की एक वैल्यू को दो, वोल्टेज की दो वैल्यू कट कर रही है। देखो यहां पर करंट की एक वैल्यू को वोल्टेज की दो वैल्यू कट कर रही है। देखो हाँ, करंट की वैल्यू क्या है, एक है, और वोल्टेज की कितनी वैल्यू आ रही है, दो। तो जब करंट की वैल्यू एक है तो वोल्टेज की वहां पर कितनी वैल्यू आ रही है, दो। यानी फॉर टू वोल्टेज वैल्यू ऑफ करंट इज सेम, वैल्यू ऑफ करंट इज सेम। यानी दो डिफरेंट वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। और देखो ये ग्राफ क्या है, कर्व ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है, कर्व, यानी नॉट स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। और ये तो भैया ये सवाल जो है ये बोर्ड में भी आया हुआ था, ये तो जो है बोर्ड में भी आया हुआ सवाल है भैया। अच्छा,
तो ये थी कुछ 3 लिमिटेशन से बोर्ड में आए, तो ये तीनों लिखाना, या फिर तुम में से किसी एक लिमिटेशन को उठा लेगा, पूछेगा इसको डिफाइन करो, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या है, इस सिंपल सा ग्राफ बना देना, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा।